हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिर्फ स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इक्वेटर ऑफ डाइपोल। आई होप आपने उसको रिवाइज किया होगा। ओके, अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जनरेट होगा, या व्हाट इज़ वी का इक्वेशन हमें फाइंड करना है व्हेन देयर इज़ टू अपोजिट चार्ज। जब दो अपोजिट चार्ज एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें पोटेंशियल एट एक्सिस एंड पोटेंशियल एट इक्वेटर ये दोनों भी कैलकुलेट करने हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल का स्टडी हमने ऑलरेडी किया है। तो अब देखते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है डाइपोल के लिए। नाउ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस 2l। अब देखो ये चार्ज प्लस क्यू और यहाँ चार्ज माइनस क्यू है। ओके, और ए और बी पॉइंट पे ये हमने प्लेस किए हैं और दोनों में डिस्टेंस कितना है 2l। एल को मैंने सेपरेट लिखा है। O टू A डिस्टेंस L है, O टू B डिस्टेंस L है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2l। ओके, तो ये समझ में आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। नेक्स्ट, P इज़ अ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का हमने डेफिनेशन पढ़ा है। डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, और इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो P का डायरेक्शन कहाँ से होगा, माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। मीन्स P का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, ये डायरेक्शन होगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और ये हमारा वेक्टर P है। इसे हम क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट। In order to determine electric potential due to dipole, due to this dipole we have to find electric potential. So for that, let consider point O as a origin, point O as a origin to be at center of dipole. Okay, ये O क्या है, हमारा ओरिजिन है जो डाइपोल के सेंटर में है। डाइपोल के सेंटर में मीन्स डाइपोल को टू इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है। L और L का मिड पॉइंट है, O2A और O2B डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये डाइपोल का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन O पे। तो O हमने कहाँ लिया है, डाइपोल के सेंटर में। ये समझ में आ गया। लेट सी एनी पॉइंट नियर डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O। अब O से हमने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है, दैट इज C। इंक्लाइन एट एंगल थीटा विथ एक्सिस, ये हमारा ए बी क्या है, एक्सिस। एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना है, थीटा। अब O से हमने R डिस्टेंस पे C पॉइंट लिया है और वो ए बी को थीटा इतने एंगल से इंक्लाइन है। अब ये प्लस क्यू चार्ज से या A से ये R1 डिस्टेंस पे है और B से माइनस क्यू चार्ज से ये R2 इतने डिस्टेंस पे है। सो R1 एंड R2 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C, R1 एंड R2 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर एक चार्ज होगा, सपोज पॉजिटिव क्यू चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, याद आ रहा है, Q अपॉन 4πε0 R। ये हमारा कॉमन फार्मूला था। तो एक चार्ज के लिए वो अप्लाई, लेकिन यहाँ कितने चार्ज है, दो चार्ज है। तो अब दोनों चार्ज के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो आगे देखते हैं। नाउ पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट A। अब पोटेंशियल C पे पोटेंशियल कितना होगा इस एक चार्ज की वजह से, हमें फॉर्मूला पता है क्या है, V1, उसे हम कहते हैं V1 इज इक्वल टू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 R1। अगर चार्ज प्लस होगा तो पोटेंशियल भी प्लस होता है या पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ये हमने स्टडी किया है। ओके, नाउ पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू कितना होगा, सेम फॉर्मूला, लेकिन V2 हम इसे कहेंगे V2 इज इक्वल टू माइनस क्यू। चार्ज कितना है,
माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 R2। तो एक चार्ज की वजह से C पे पोटेंशियल कितना है V1 और माइनस चार्ज की वजह से V2। सो द पोटेंशियल, अब टोटल पोटेंशियल C पे कितना होगा, सिंपली V1 प्लस V2 टोटल पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, तो इन दोनों का एडिशन होगा। सो द पोटेंशियल एट C ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल एट C ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2। लेकिन V1 का वैल्यू हमें पता है Q 4 पाई इप्सिलॉन 0 R1 और V2 का वैल्यू माइनस Q 4 पाई इप्सिलॉन 0 R2। अब इसमें से कॉमन टर्म कौन से है, Q 4 पाई इप्सिलॉन 0, Q 4 पाई इप्सिलॉन 0 ये कॉमन है, ये बाहर आ जाएंगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 ये टर्म कॉमन बाहर आ गए। इन ब्रैकेट 1/R1 और ये माइनस साइन माइनस 1/R2, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन को याद रखना है, ओके, क्योंकि हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है, दैट इज़ पोटेंशियल एट पॉइंट C। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना है R1 और R2 का वैल्यू। क्या फाइंड करना है, R1 और R2 का वैल्यू। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, इस डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो A पॉइंट से मैं OC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, A पॉइंट से OC पे मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ओके। अब हमने हमारा कंस्ट्रक्शन कर लिया है, देखो मैंने लाइन ड्रॉ की है, A से ड्रॉ किया है OC पे परपेंडिकुलर। अब ये एंगल 90 हो गया, ये साइड वाला एंगल भी 90 हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब इन दो साइड का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हमारा एंगल थीटा है। सो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 का आगे वाला, अपोजिट साइड ये है हमारा, ओके। सो अपोजिट को मैं x कहता हूँ, x अपॉन हाइपोटेनस l है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू l साइन थीटा, ये l यहाँ चला गया तो x इज इक्वल टू l साइन थीटा। तो इसका वैल्यू आ गया मेरे पास, दिस इज L साइन थीटा, ये वैल्यू क्या हो गया, L साइन थीटा, ये समझ में आ गया। सिमिलरली अब एंगल के साइड वाला जो साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, L कॉस थीटा, क्या कहेंगे हम, L कॉस थीटा। तो ये मेरा साइड हो गया L कॉस थीटा, ये हो गया L साइन थीटा, ये हो गया L कॉस थीटा। मुझे फाइंड क्या करना है, R1 का वैल्यू, मुझे फाइंड क्या करना है, R1 का वैल्यू। अगर ये R हो गया, O to C R है, ओके, और ये यहाँ से O तक L कॉस थीटा है और A से इस पॉइंट तक L साइन थीटा है, ओके। अब ये जो रिमेनिंग साइड है, सपोज इसको मैं D पॉइंट नाम देता हूँ, क्या देता हूँ, D पॉइंट, ओके। इसको मैं क्या नाम देता हूँ, D। सो O to D L cos थीटा, O to C R, A to D क्या है, L sin थीटा, ये समझ में आ गया। अब मुझे बताओ D to C का वैल्यू क्या होगा, D to C टोटल लेंथ O to C R है, उसमें से अगर मैं L cos थीटा माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CD का वैल्यू, मुझे क्या मिलेगा, CD का वैल्यू। मैं इसको बीच में लिखता हूँ, यहाँ क्या आएगा वैल्यू, तो ये मेरा वैल्यू क्या होगा, L cos थीटा। अब ट्रायंगल देखो ADC, ADC में एक साइड क्या है, R1, एक साइड है L साइन थीटा और दूसरी साइड है R माइनस L cos थीटा। R टोटल है R, उसमें से मैंने L cos थीटा को माइनस कर दिया, तो ये मुझे मिली DC साइड, ओके। अब यहाँ एंगल 90 है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा, इसमें क्या अप्लाई करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R माइनस L कॉस थीटा होल स्क्वायर। समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे हम R1
जैसे हमने कहा था पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r माइनस एल कॉस थीटा होल स्क्वायर, r माइनस एल कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो क्या होगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें से एल साइन थीटा स्क्वायर और एल कॉस थीटा स्क्वायर एक साथ ले लेंगे, तो एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो पता है आपको। ये देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये रहा प्लस एल स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2rl कॉस थीटा, 2rl एज इट इज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे हमारा वैल्यू हो जाएगा r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा। ओके, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा। तो ये हो गया r1 का वैल्यू। सिमिलरली हमें r2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर ये r1 समझ में आ गया तो r2 का वैल्यू फाइंड आउट करना ईजी है। फिर से हम डायग्राम की ओर देखते हैं। डायग्राम में हमें फिर से एक कंस्ट्रक्शन करना होगा r2 वैल्यू के लिए। अब हमें पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 1 सेकेंड, ओसी पे। पॉइंट बी से कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ओसी पे। ओसी हमारे ओसी पे, बी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो क्या करना होगा, ऐसे तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, ओसी को क्या करूँगा, थोड़ा एक्सटेंड करूँगा और देन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ओके, तो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। तो अब ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ओसी को थोड़ा एक्सटेंड किया और बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ई, इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ, ई। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखो, थीटा की सामने वाली साइड, थीटा की सामने वाली साइड क्या होती है, ये हाइपोटेनियस है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया साइड एल कॉस थीटा, सॉरी एल साइन थीटा, और ये हो गया हमारा एल कॉस थीटा। ये क्या हो गया, एल साइन थीटा, और ये हो गया एल कॉस थीटा। अब देखो हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ई बी सी। कौन सा ट्रायंगल, ई बी सी। अब देखो ओसी का वैल्यू कितना है, ओसी इज इक्वल टू आर। अब लेंथ हमने कितना एक्सटेंड किया, एल कॉस थीटा, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। पिछली बार हमने लिया था आर माइनस एल कॉस थीटा, अब लेंथ क्या होगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। बस, तो माइनस की जगह हमें उतना ही सबमिट करना है और हमारा डेरिवेशन वापस सॉल्व करना है। समझ में आ गया। तो आर हमारा ओ सी आर है, O2C आर है, और उसमें हम O2E ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। तो ये हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल का लेंथ प्लस एल साइन थीटा एक लेंथ और R2। अब हम R2 का वैल्यू फाइंड करेंगे वंस अगेन पाइथागोरस से। हमारा R1 तक वैल्यू आ गया था, अब हम R2 फाइंड करने वाले हैं। तो R2 का इक्वेशन देखो सिमिलर है, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा स्क्वायर। पहले क्या था हमारा, आर माइनस था, आर माइनस की जगह अब क्या आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि लेंथ एक्सटेंड हो गई। पहले कम हुई थी, अब क्या होगी, एक्सटेंड होगी, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। वापस सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे तो इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो ये याद रखना है, सिर्फ क्या चेंज करना है, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl कॉस थीटा। सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी एज इट इज़ रहता है। ओके, तो इसको मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखो क्या आया इक्वेशन हमारा डायरेक्ट लिखने पे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl कॉस थीटा, यहाँ माइनस और एक प्लस। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं कहता हूँ इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशन समझ में आ गए, ईजी है। एक में माइनस साइन रहता है तो दूसरे में प्लस रहता है। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो प्लस वाला होगा, और जिसकी लेंथ कम हो जाएगी वो माइनस वाला होगा। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इक्वेशन
4 में से मैं आर स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ, दोनों इक्वेशन में से मैं आर स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ। तो ये देखो R1 में से भी आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो फर्स्ट बचेगा क्या 1, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर टर्म नहीं था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई वाला टर्म बाहर आ गया। दूसरा यहाँ आर था, एक आर कैंसिल हो गया, नीचे क्या रहेगा आर, तो हमारा ब्रैकेटेड टर्म क्या है 1 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 2l डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। सिमिलरली R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 2l डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। तो ये हमारे इक्वेशन आ गए। हमने क्या किया, रीअरेंज किया इक्वेशन 4 को, सिर्फ आर स्क्वायर को कॉमन निकाला और अंदर वाले टर्म जैसे शिफ्ट होते वैसे हमने कर लिए। तो ये हो गया हमारा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का वैल्यू। अब आपका इक्वेशन 3 क्या था याद करो, हमें फाइंड करना था 1/R1 और 1/R2, क्योंकि हमारे इक्वेशन में क्या था 1/R1 माइनस 1/R2। तो इससे हमें फाइंड करना है 1/R1 और 1/R2। तो पहले हमें क्या हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ओके, और इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। अब देखो फॉर डाइपोल 2l इज़ वेरी वेरी लेस देन r। 2l क्या है, दो चार्ज का डिस्टेंस। अगर दो चार्ज बहुत ही छोटे हैं और एक दूसरे के नज़दीक है, हमें वो डिस्टेंस दिखाई भी नहीं देगा। तो ये जो हमने बड़ा डिस्टेंस दिखाया ये एक्चुअली छोटा डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों चार्ज एक्चुअली में बहुत नज़दीक होते हैं और r डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। r डिस्टेंस क्या होता है, बहुत बड़ा, कंपेयर टू OC बड़ा है इन दोनों से, ओके। सो 2l इज़ वेरी वेरी लेस देन r। तो r अगर r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो जाएगा। अगर हम l कंसिडर करते हैं, l तो और छोटा हो गया। सो r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l। सो 1l/r, छोटी क्वांटिटी को हम बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 100, क्वांटिटी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। या 1 डिवाइडेड बाय 1000, स्मॉल क्वांटिटी, ओके। सो इट इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी। अगर उसका स्क्वायर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 100, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, और डिवाइड करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। तो स्क्वायर वाली क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो अबव इक्वेशन से हम स्क्वायर वाली क्वांटिटी निगलेक्ट करेंगे और l/r स्क्वायर वाली क्वांटिटी एज इट इज़ रहने देंगे, ओके। तो स्क्वायर वाली क्वांटिटी हमें क्या करनी है, निगलेक्ट करनी है, क्योंकि वो बहुत छोटी है। क्या है, वो बहुत छोटी है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2l डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा। स्क्वायर वाला टर्म हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, निकाल दिया, निगलेक्ट कर दिया। सिमिलरली R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2l डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा। अब हमें चाहिए R1 और R2, तो स्क्वायर हमें हटाना होगा। अगर हमने स्क्वायर हटा दिया तो R1 इसका स्क्वायर निकल जाएगा और यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर रूट। यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, 1/2। स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, 1/2। ये हमारा R है। सो हमारी इक्वेशन क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1 माइनस 2l डिवाइडेड बाई R कॉस थीटा रेज़ टू हाफ। यहाँ सिर्फ साइन चेंज होगा। R2 इज इक्वल टू R 1 प्लस 2l डिवाइडेड बाई R कॉस थीटा रेज़ टू हाफ। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमारी इक्वेशन थर्ड में 1/R1 1/R2 था, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/R1 और 1/R2 में। व्हाट इज़ 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1 माइनस 2l डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा रेज़ टू माइनस हाफ। पहले प्लस था, अब क्या हो गया यहाँ माइनस हाफ। सिमिलरली R2 के लिए भी 1/R2 सेम रहेगा। 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 1 प्लस 2l डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा, प्लस था यहाँ माइनस हाफ आ गया, माइनस मीन्स 1 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को हमें क्या पुट करना है, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारा याद है ना, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू Q/4πε0R
4πε0 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो वहाँ हम पुट करेंगे इसे। अगर याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और थर्ड इक्वेशन देख लो अच्छी तरह से। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि थर्ड इक्वेशन को याद रखो। अब ये दो वैल्यू हमें थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। ये दोनों वैल्यू याद रखो। ओके, कौन से इसको हमें थर्ड इक्वेशन में अब पुट करना है। अब देखो इन दोनों वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 था हमारा VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। अब R1 का वैल्यू क्या है, 1/R इन ब्रैकेट 1 माइनस 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई R रेस टू माइनस हाफ और माइनस 1/R1 प्लस 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई R रेस टू माइनस हाफ। ये हमारा क्या है, R1 और R2 का वैल्यू। ये हमारा R1 और R2 का वैल्यू। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम हम यूज़ करेंगे इसके लिए। सो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहता है, 1 प्लस एक्स रेस टू n, 1 प्लस एक्स रेस टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस माइनस प्लस आगे भी बहुत टर्म आते हैं, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, ये सारे टर्म आते जाते हैं। लेकिन अब बाकी L/R मैंने कहा था L स्क्वायर और R स्क्वायर अगर टर्म आते गए, स्क्वायर वाले टर्म या क्यूब वाले टर्म, तो वो क्या हो जाएंगे, निग्लिजिबल होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग टर्म निगलेक्ट कर देंगे। रिमेनिंग टर्म हम क्या करते रहेंगे, निगलेक्ट, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म हमें नहीं चाहिए। जितने स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म आ जाएंगे या हायर ऑर्डर वाले टर्म आ जाएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। सो वी आर निगलेक्टिंग दैट टर्म्स। देयरफॉर ये याद रखो, 1 प्लस एक्स रेस टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अब यहाँ n का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ। n का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, और x का वैल्यू ये है। तो अब देखो क्या होता है हमारा फॉर्मूला। सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0। ये दोनों में से 1/R कॉमन आ जाएगा, ये आ गया बाहर, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। देन रिमेनिंग टर्म 1 प्लस, देखो बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस, अब ये प्लस क्यों आया, एन एक्स है, एन का वैल्यू क्या है, माइनस, तो माइनस हाफ आगे आ गया, हाफ 2 और 2 कट हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा, 1 प्लस एल कॉस थीटा बाय 2। ये समझ में आ गया क्या किया मैंने। n का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, n का वैल्यू माइनस हाफ यहाँ आ गया, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन, यहाँ पे ये माइनस और माइनस हाफ आ गया। और x का वैल्यू क्या है हमारा, 2L cos थीटा बाय r, तो हाफ और ये 2 कट हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 1 यहाँ प्लस था, ये माइनस हाफ आगे आ गया, n का वैल्यू माइनस हाफ है, माइनस हाफ आगे आ गया, तो ये माइनस हाफ और ये 2 कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग L cos थीटा डिवाइडेड बाय R। अब इस टर्म को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक टर्म माइनस 1 प्लस अनदर टर्म, तो प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा और L cos थीटा बाय R प्लस L cos थीटा बाय R 2 टाइम L cos थीटा बाय R हो जाएगा। ओके, Q 4πε0R 2L 2 टाइम्स L cos थीटा बाय R, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। बट Q इंटू 2L, इनिशियली हमने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह मैं P पुट करता हूँ, तो हमारी इक्वेशन क्या होगा, 1/4πε0 Q इंटू 2L की जगह P cos थीटा और R इंटू R स्क्वायर। समझ में आ गया। हमारा VC का वैल्यू क्या होगा, VC इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी तो ये स्केलर फॉर्म है, VC स्केलर होता है, VC क्या होता है, स्केलर होता है। इसका हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। नाउ वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने वही इक्वेशन लिया, VC इज इक्वल टू 1/4πε0 P इंटू R cos थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब, R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड किया, यहाँ स्क्वायर था तो ऊपर R से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी R से मल्टीप्लाई किया। ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R। अब देखो P R cos थीटा,
वेक्टर में कहीं ये डेफिनेशन स्टडी किया है, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, पी आर कॉस थीटा, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इनटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? 1/4πε0 पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब हम इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब हमारे पास देखो एक वेक्टर है और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है। आर क्यूब को हम डिवाइड करेंगे आर इंटू आर स्क्वायर में, तो ये हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या होगा? वी सी इज इक्वल टू 1/4πε0 पी वेक्टर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो एक आर चला गया यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन में, इसलिए यहाँ क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और पी कॉस थीटा वाला जो हमने आगे पढ़ा था वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ओके। तो ये हमने वी सी का वैल्यू फाइंड किया इन टर्म्स वेक्टर के फॉर्म में भी और जनरल फॉर्म में भी, ओके। तो इसे हम याद रखने हैं। अब हम दो केस स्टडी करते हैं इसमें। अब हम इसमें दो केस स्टडी करते हैं, दो केस। फर्स्ट केस, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। अब पोटेंशियल एक्सिस पे है, मीन्स ओ ए की डायरेक्शन में है या फिर ओ बी की डायरेक्शन में है। मैं आपको नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ओके। तो अब ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो ए टू बी जाने वाली लाइन क्या होती है? एक्सिस, ओके। ये हमारा ओ है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब हमारा जो सी पॉइंट है, एक तो यहाँ होगा एक्सिस पे, या फिर यहाँ होगा एक्सिस पे, दोनों में से एक पोजीशन पे होगा। अगर यहाँ पे होगा तो हमारा एंगल जो है, एंगल क्या हो जाएगा? 0। ये देखो यहाँ थीटा है, ये थीटा एंगल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये हमारा सी एक्सिस के साथ है, सो थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हमारा सी पॉइंट यहाँ है तो एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इस फॉर्मूला में देखो, कॉस का वैल्यू क्या है? 0। कॉस 0 इज इक्वल टू 1 और कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो कॉस का वैल्यू क्या होगा? प्लस और -1। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? वी एक्सिस इज इक्वल टू प्लस और -1 डिवाइडेड बाय 4πε0 पी बाय आर स्क्वेयर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। सो एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज के साइड में है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज के साइड में है तो प्लस होगा, अगर वो निगेटिव चार्ज के साइड में है तो माइनस होगा। ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखो ओ से जो परपेंडिकुलर पास होता है, ये पॉइंट सी है। ये पॉइंट क्या है हमारा? सी। कहाँ पे? इक्वेटर पे। कहाँ? इक्वेटर। तो एंगल कितना होगा? थीटा का एंगल 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 और कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये वी सी क्या हो जाएगा? या वी इक्वेटर क्या हो जाएगा? वी इक्वेटर इज इक्वल टू 0। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो इक्वेटर पे क्या होता है? 0 वैल्यू होता है। अब ये सी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी हो, इसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। अगर मैं प्लेन ड्रॉ करता हूँ, मीन्स यहाँ से एक सरफेस पास करता हूँ, ओ पॉइंट से एक सरफेस पास करता हूँ, ये मैंने सरफेस पास कर दिया, इसे हम क्या कहेंगे? ये मैंने सरफेस पास कर दिया इसमें से। अब इस सरफेस पे कहीं भी आप पॉइंट सी ले लो, इस सी का पोटेंशियल फाइंड करोगे इस प्लेन में, तो क्या होगा? 0 होगा। याद रखो, इस प्लेन में कहीं भी पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सो प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन O, ओके, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। और इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर के प्लेन में अगर आप कहीं भी पॉइंट लेते हो तो वहाँ पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। ये याद रखना है। ये क्या है? याद रखना है। तो यहाँ हमारा टॉपिक फिनिश होता है, ओके। थैंक यू। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इसको रिवाइज करो, वीडियो 2-3 बार देखो तो आपको समझ में आएगा, ओके। थैंक यू।